Hello students, today we are going to study first chapter of chemistry, chemical reaction and equations of class 10th. Before starting the topic, we would understand about some terminologies like टॉपिक को स्टार्ट से करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं तो इसके अंतर्गत ही ये चैप्टर आता है, तो हमें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की। केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील्स विद द composition, which deals with the composition and properties of matter. Properties of matter. इतनी बात समझ में आ गई सभी को। केमिस्ट्री क्या है? एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंतर्गत हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, उसकी कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कौन सा मैटर मिलकर बना है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। और अब बात करते हैं मैटर की कि मैटर क्या है। आपने अभी तक 6th, 7th, 8th क्लास में पढ़ा है मैटर के बारे में कि हर वह चीज, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि हर वह चीज जो कोई ना कोई स्थान घेरती है एंड और उसमें मास होता है, एंड हैज ए मास इज कॉल्ड मैटर। तो हर वह चीज जिसका कोई ना कोई मास होता है या कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पेन यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, कैरोसिन, पेट्रोल, ये सब मैटर के अंतर्गत आता है। तो हम कह सकते हैं कि मैटर जो है वो इनन्यूमरेबल है, असंख्य है। फर्दर क्या करते हैं, मैटर को 3 स्टेट्स में हम डिवाइड करते हैं जो आपने पढ़ी होंगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये होती हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इस मैटर में निरंतर कुछ ना कुछ चेंज आते रहते हैं, तो इसके आधार पर मैटर क्या चेंज कर रहा है, उसके आधार पर हम इन चेंजेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यानी कि मैटर अंडरगोज two types of changes. Number 1, physical change, and number 2, chemical change. किस बेस पे कोई मैटर में परिवर्तन आ रहा है उसके आधार पर हम इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कुछ चेंज होते हैं फिजिकल चेंज, कुछ होते हैं केमिकल चेंज। अब कैसे आप पता लगाएंगे कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है? तो उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स
के जरिए समझते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। नंबर 2 एग्जांपल हम लेते हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। नंबर 3, dissolution of salt in sugar। 4th, burning of fuel। burning of fuel। 5th, rusting of iron। अब इन एग्जाम्पल्स के जरिए हम समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस। हम कैसे जज करेंगे कि मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो सबसे पहले क्या काम करें, हमने माना कि हम आइस को ले आए और इसको थोड़ा सा हमने क्या किया, हीट करना शुरू किया। आइस को हमने हीट किया तो ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। सभी को पता होगा आइस को जब हम हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर वाटर को फिर से हम उसका वाटर का टेम्परेचर डाउन कर दें या उसको फ्रीज करने के लिए रख दें तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, आइस को पा सकते हैं। कहने का मतलब कि ऐसे चेंजेस जो रिवर्सिबल हों, जो टेम्परेरी हों, यानी कि उनको हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करने के बाद दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में परिवर्तित कर सकें, या इसमें कोई भी नया सब्सटेंस ना बने, वो हमारे कहलाते हैं फिजिकल चेंज। क्या कहलाते हैं? फिजिकल चेंज। सेकेंड एग्जाम्पल, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। आपने क्या किया, रबर बैंड को लिया, उसको ऐसे खींचा और खींचने के बाद फिर से छोड़ दिया। तो क्या होगा, जब तक हमने उसमें बाहर से फोर्स लगा के रखी है, रबर बैंड को पकड़ के रखा है, तब तक उसका जो साइज है, शेप, वो स्ट्रेच है, वो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स छोड़ देते हैं तो रबर बैंड फिर से अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर भी उसकी प्रॉपर्टीज में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई अंतर नहीं आता है। पहले भी वो रबर बैंड थी और छोड़ने के बाद भी, स्ट्रेच करने के बाद भी वो रबर बैंड ही थी। इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा एक फिजिकल चेंज है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये भी एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट बात करते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल। हम सभी जानते हैं एक बार जो हमने फ्यूल जला दिया उसको वापस से नहीं पाया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये चेंज जो हो गया वो इररिवर्सिबल चेंज हो गया। रिवर्सिबल चेंज, एंड ये एक परमानेंट चेंज हो। कहने का मतलब हमने क्या किया, कोल को जलाया, ये अभी इसको हमने हीट किया और ये एक ब्लैक कलर का कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, कोल की कुछ प्रॉपर्टीज अलग थी और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज अलग हो गई। अब हम चाहकर भी इससे दोबारा से कोल नहीं बना सकते। इसका मतलब इस प्रकार के जो चेंज होते हैं, जो इररिवर्सिबल चेंज होते हैं, जो परमानेंट चेंज होते हैं, जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनकर सामने आता है, वो हमारे कहलाते हैं केमिकल चेंज। अभी तो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ रहे हैं, अभी इसकी डेफिनेशन से थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, इसमें ये डिफरेंस से क्लियर हो जाएगा कि केमिकल चेंज क्या होते हैं और फिजिकल चेंज
क्या होते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने क्या किया, एक आयरन का टुकड़ा लिया, उसको मॉइस्ट एयर में छोड़ दिया, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, आयरन के ऊपर एक रेड कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की परत चढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं रस्ट। यहां पर आयरन की प्रॉपर्टीज, आयरन क्या करता है, मॉइस्ट एयर के ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके रस्ट बना लेता है, जिसकी प्रॉपर्टीज आयरन से बिल्कुल अलग होती हैं। ये देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। कैसे हम जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो फिजिकल चेंज जो भी चेंज होते हैं उनमें कभी भी कोई नया पदार्थ बनकर सामने नहीं आता है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। लेकिन जो हमारे केमिकल चेंज होते हैं उनमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, इनमें नया पदार्थ बनकर सामने आता है। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। सेकेंड पॉइंट ये है कि फिजिकल चेंज जो होते हैं वो टेम्परेरी चेंज होते हैं, लेकिन केमिकल चेंज जो होते हैं बेटा वो परमानेंट होते हैं। थर्ड, जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल चेंज होते हैं। फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल। बट chemical chains are irreversible or cannot be reversed easily। आसानी से इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए थे आपको कि फिजिकल चेंज में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे जिसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जिनमें चेंज आएगा वो हमारे फिजिकल चेंज के अंतर्गत आएंगे, जैसे कटिंग वुड, ये हमारा फिजिकल चेंज है। हम वुड का एक ब्लॉक ले लें बड़ा सा, उसको बीच से काट दे तो जो दो पीसेस होंगे इसकी भी प्रॉपर्टीज सेम होंगी एज कंपेयर टू सेकेंड वन। लेकिन यहां पर अगर हम वही बात करें बर्निंग वुड, यानी कि यहां पर हमने एक ब्लॉक ले लिया, उसको हमने जलाना शुरू किया, हीट कर दिया ऐसे, तो जो राख बनकर आएगी सामने वो उसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम नहीं होंगी। यहाँ पर जो ऐश आएगी उसकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगी एज दैट ऑफ वुड। यानी कि जहां पर नया सब्सटेंस, यहाँ पर देखिए राख के रूप में एक नया सब्सटेंस बनकर सामने आ रहा है, तो यानी कि जिस चेंज में नया सब्सटेंस बनकर सामने आता है वो हमारा कहलाता है केमिकल चेंज, और जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में अंतर आता है वो हमारा कहलाता है फिजिकल चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज साइज में परिवर्तन होगा, शेप में परिवर्तन होगा, तो ये हमारे कहलाएंगे फिजिकल चेंज। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे इस चैप्टर का सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं, केमिकल रिएक्शन।
व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? क्या है केमिकल रिएक्शन? कैसे आप बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज एंटायरली न्यू होती हैं, वो हमारा कहलाता है केमिकल रिएक्शन। यानी कि द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस with new properties are formed। यानी कि the process in which new substances with new properties are formed, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई नया पदार्थ नई प्रॉपर्टीज के साथ में मिलकर बनकर आता है, वही हमारी क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन। तो इन ए केमिकल रिएक्शन, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें एटम्स जो होते हैं, एटम्स ऑफ ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट या एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद में किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम दूसरे एलिमेंट में बदलता नहीं है, केवल क्या होता है? केवल एटम्स का अरेंजमेंट, ओनली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज। केवल क्या होता है? अरेंजमेंट चेंज हो जाता है या रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो जाता है। और ये क्यों होता है? ड्यू टू formation of new bonds and breaking of new bonds and breaking of bonds। तो ये किस लिए होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में बदलता नहीं है। क्या होता है? केवल उसका रीअरेंजमेंट जो होता है वो बदल जाता है। और ये क्यों होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान? क्योंकि जो पहले के बॉन्ड होते हैं या तो वो टूटते हैं या नए बॉन्ड बनते हैं, उसके कारण से क्या होता है? रीअरेंजमेंट हो जाता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट को बनाते हैं। अब दोनों ही जो रिएक्शन है हमारी, चाहे वो फिजिकल रिएक्शन हो या केमिकल रिएक्शन हो, उसमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो मिलकर प्रोडक्ट बना लेते हैं। लेकिन जब रिएक्टेंट से बनने वाले जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एंटायरली अलग होती हैं, तो हम यहां पर कहते हैं कि जो रिएक्शन हो रही है वो हमारी क्या है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई नया पदार्थ बनकर सामने आता है जिसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो भी एंटायरली डिफरेंट होती हैं एज दैट ऑफ रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी एटम किसी भी एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट में परिवर्तित नहीं होता है, केवल उसका रीअरेंजमेंट हो जाता है। यानी कि उसका जो
व्यवस्थित होती है, व्यवस्था होती है, वो बदल जाती है, स्थिति बदल जाती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ बॉन्ड टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड बनते हैं। आगे चलते हैं, समझते हैं रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। इसे हम समझने के लिए एक उदाहरण लिखते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे हमने लिया मैग्नीशियम का एक रिबन लिया, इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया। और यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यहां पर हम बात करेंगे तो यहां पर ये दोनों जो हैं वो हमारे रिएक्टेंट हैं, और जो नया सब्सटेंस बनकर सामने आया वो हमारा प्रोडक्ट है। यानी मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो न्यू सब्सटेंस बनकर सामने आएगा, जिसे हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन दोनों ही रिएक्टेंट का काम कर रहे हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है यहां पर वो प्रोडक्ट का काम कर रही है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए अब हम समझते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। व्हाट इज रिएक्टेंट? रिएक्टेंट वे सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। रिएक्टेंट्स सब्सटेंसेस होते हैं, सब्सटेंसेस दैट टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि रिएक्टेंट वे सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और प्रोडक्ट वे सब्सटेंसेस होते हैं जो आफ्टर केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट से प्राप्त होते हैं। प्रोडक्ट क्या होते हैं? न्यू सब्सटेंसेस that are produced as a result, जो नए सब्सटेंसेस जो बनकर सामने आते हैं आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, वो हमारे कहलाते हैं प्रोडक्ट। न्यू सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर प्रोडक्ट्स। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक और कैसे समझते हैं रिएक्टेंट का, थोड़ा और ब्रॉड लेके चलते हैं एग्जांपल के साथ में। मान लीजिए बेटा हमने जिंक तो मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया। केमिकल रिएक्शन हुई इन दोनों के बीच में, तो न्यू प्रोडक्ट्स बनकर सामने आए, एक जिंक सल्फेट और एक हाइड्रोजन। तो इन दिस रिएक्शन यहां पर जिंक और सल्फर दोनों हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। तो इसका मतलब ये दोनों जो हैं हमारे क्या हैं? रिएक्टेंट। और यहां पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन जो हैं वो बनकर आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, गॉट इट। तो एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक मेटल का, सभी जानते होंगे सोडियम।
सोडियम एक ऐसा मेटल है जो अगर ऐसे ही रख दिया जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो बर्न होना शुरू हो जाएगा, या वाटर के कांटेक्ट में अगर आएगा तो भी ये विस्फोट करेगा। तो सोडियम कैसा है, एक डेंजरस एलिमेंट है। जब भी ये किसी भी मान लीजिए वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, एक्सप्लोड कर जाता है। तो यहां पर भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी कि ये दो जो हैं ये क्या कर रहे हैं, एज ए रिएक्टेंट काम कर रहे हैं। दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक और ले लेते हैं कंपाउंड, मान लीजिए चलिए सोडियम को हमने क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करा दिया तो एक नया प्रोडक्ट बनकर सामने आता है हमारा NaCl, जिसे आप सभी जानते हैं कॉमन सॉल्ट होता है। मान के चलिए सोडियम हमने इसको बैलेंस कर दिया तो सोडियम और क्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल अलग अलग होती हैं और इन दोनों की रिएक्शन के बाद में सोडियम क्लोराइड बनकर सामने आता है। तो यहां पर भी आपको समझ में आ गया होगा कि सोडियम और क्लोरीन जो हैं वो हमारा किसका काम कर रहे हैं, रिएक्टेंट का काम कर रहे हैं, और जो NaCl जो है वो रिएक्शन के बाद में बनकर सामने आया है तो वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आ गए। रिएक्टेंट क्या होता है, The substances which takes part in a chemical reaction are called reactants, while products, the new substance that are produced as a result of a chemical reaction are called products. Next आगे बढ़ते हैं। Characteristics of chemical reaction। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन के में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। कैसे, मान के चलिए एक बीकर लिया हमने यहाँ पर A, इसमें कोई भी एक एलिमेंट भरा और दूसरे बीकर B में भी एक दूसरा एलिमेंट ले लिया। मान लीजिए इसमें A भरा हुआ है, इसमें B। इन दोनों को क्या किया हमने, एक बड़े बीकर में डाल दिया, इसमें दोनों कंबाइन कर दिए AB। तो कैसे जज करेंगे, कैसे पहचान सकेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं केमिकल रिएक्शन की, आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसीलिए यूज की जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की सहायता से ही हम जान पाते हैं कि वेदर द केमिकल रिएक्शन is occurring or not। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की ही सहायता से हम ये जान पाते हैं कि क्या कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में, अगले लेसन में अपने। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।